इसमें हम लोग करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 4 जो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग छोटी छोटी जो समस्या है उस सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें को बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि द्विघात समीकरण सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लोग को द्विघात समीकरण तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए एक शब्द लिखा हुआ है द्विघात। अब ये द्विघात का मतलब क्या है? तो जब भी घात की बात आती है ना, जब भी घात की बात हम लोग करते हैं तो घात कहने का मतलब जो संख्या जो है, हम लोग संख्या को कई आधारों पर बंटवारा करते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जो चैप्टर 2 का था हम लोग का, उसमें भी डिस्कस किए थे घात के बारे में और आधार के बारे में। तो थोड़ा फिर से इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। संख्या की बात करते हैं तो संख्या को कई आधारों पर बांटा जाता है लिखने के तरीके के आधार पर, जैसे बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो लिखने के आधार पे फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है उसके बारे में जानकारी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे होता क्या। तो संख्या को हम 2 तरह से व्यक्त करते हैं। एक तो बात कर लेते हैं चर की और दूसरी हो जाती है अचर। एक चर की बात कर लेते हैं और दूसरी हो जाती है अचर की बात कर लेते हैं। तो चर का मतलब क्या होता है कि चर संख्या का वह रूप होता है, संख्या का वह काल्पनिक मान होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसे हम चर संख्या कह देते हैं, यानी जिसका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। मान जो है इसका मान क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, नहीं होगा अर्थात बदलता रहेगा। अचर की बात कर लेते हैं तो ये ऐसी संख्या होती है जिसका मान जो है फिक्स होता है, बदलेगा नहीं। जिसका मान क्या होता है, मान निश्चित होता है, मान निश्चित होता है, तो उसे हम कहते हैं चर संख्या। जैसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा x, तो x की बात कर लो या y की बात कर लो या z की बात कर लो या कुछ भी आप मान लेते हो तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 4x बराबर 1। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि x का वह मान जिसको 4 से मल्टीप्लाई करे और करने के बाद हमें प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 8 के, अर्थात 8 ही होगा। तो यहाँ से जैसे ही निकाले तो x का मान क्या होगा, तो 8 और ये 4 है गुना में, तो कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टा में। जब इसको भाग डालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 बार में जाएगा। तो x का यानी x के जगह पर वह संख्या 2 है जिसको 4 से हम गुना करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 8। लेकिन यहीं पर हम थोड़ा क्वेश्चन को बदल करके यहाँ पर लिखे 3x + 9 बराबर 0 रख लिए। इसका मतलब क्या है कि x का वह कोई मान निकलेगा जिसको 3 से गुना करेंगे और उसमें 9 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो हमें क्या क्या देगा, 0 देगा। निकाल के देख लेते हैं। 3x लिखे और ये 9 है तो इसको सबसे पहले साइड चेंज करते हैं, तो ये प्लस का साइन है, जैसे साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस के साथ चला जाएगा, तो इधर माइनस हो गया। अब यहाँ से x का जैसे वैल्यू निकाले तो ये 9 पहले से माइनस का है और ये 3 जो है ये x के मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में होता है इसका साइड चेंज करते हैं तो दूसरे साइड जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है। इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर कितना है, करिए 3 निकल गया। अब एक ही मान को हम लोग देखें कि एक ही चर संख्या की अलग अलग प्रश्न के हिसाब से अलग अलग मान आ रहे हैं। तो ये लिखे जो चर का मतलब कि जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, अलग अलग संख्या आती रहेगी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन सेट है, उसके अनुसार उसका वैल्यू निकलता है, तो ये चर संख्या हो जाती है। अचर का मतलब बात कर लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारी संख्या क्या कहलाती है, अचर संख्या कहलाती है। तो ये था हमें संख्या के बारे में। यहाँ घात की हम लोग बात कर रहे थे, तो घात हमेशा अचर का नहीं देखा जाता है। घात हमेशा हम लोग देखते हैं जो चर संख्या होती है उसकी घात की हम लोग बात करते हैं, और उसी के घात के अनुसार हम लोग बहुपद को लिखते हैं कि घात जो होती है, चर की घात सबसे अधिक मुझे मिले तो उसे बोल देते हैं कि वो क्या है, रैखिक बहुपद है। और इसी तरह से यदि घात अधिक मिल जाता, 1 मिलेगा, तो वही समीकरण भी बनता है। समीकरण कैसे बनेगा तो हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण की।
तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात का मतलब क्या होगा कि चर संख्या का अधिकतम घात कितना मिले, हमें 2 मिले। चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना हो, तो ये 2। चर का अधिकतम घात कितना हो, 2। इसके बाद बात कर लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण की बात को समझने के लिए थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान से समझते हैं समीकरण का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमें किसी वस्तु को वजन करना है, तो वजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तराजू का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जो मात्रक होती है उसका प्रयोग करते हैं। चलिए, ये हमने बना लिया एक तराजू, ठीक। अब मुझे मान लीजिए कि 5 केजी का कोई वस्तु को वजन करना है, तो वजन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके एक पाले पर एक साइड की मात्रक तक चढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु हमें 5 केजी का वजन करना है, तो इधर 5 केजी का कोई मात्रक यानी चढ़ा लिए, जिसको बटखारा बोलते हैं। किलो, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, ऐसे करके बटखारा आता है। तो मान लिया कि मुझे कोई वस्तु जो है 5 केजी वजन करना है, तो हमें इसको वजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग क्या चढ़ाएंगे, 5 केजी का कोई वस्तु भी चढ़ाएंगे, 5 केजी का कोई वस्तु चढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना भार इधर डाले हैं, जितना भार हमने एक पल्ले पर डाले हैं, उतनी ही भार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए भी दूसरे पल्ले पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें चढ़ाना पड़ेगा। तो समीकरण का मतलब ही वही होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 3x + 5 = 15। इसका क्या मतलब है, जैसे ही यहाँ बराबर का साइन लग गया, इसका मतलब क्या, ये जो LHS है और ये जो दूसरी साइड RHS है, ये जितनी हमारे RHS में है वही चीज हमारे पास लेफ्ट में है, यानी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में है, वही चीज जो हमारे राइट हैंड साइड में वही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। यहां से इसका मतलब क्या है कि ये जो चर हमें दिखाई दे रहा है, x चर में है, इधर 3 क्या है, अचर संख्या है, 5 क्या है, चर संख्या, 15 क्या है, चर संख्या। यानी x चर का वह मान जिसको 3 से गुना करे, इस चर का वह मान जिसको 3 से गुना करे और उसमें 5 को ऐड कर देना, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। इस 5 को इसमें यदि 3 से x के वह मान जिसको 3 से गुना किया जाए और इस 5 को उसमें जोड़ दिया जाए, तो कितना प्राप्त होने वाला है, हमें 15 प्राप्त होने वाला है। तो ये बन जाती है समीकरण, ऐसे कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, समझते हैं कि द्विघात समीकरण। मेनली हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। इसके बाद इसके आ जाते हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्य के बाद इसकी प्रकृति क्या होती है, इस सब के सारी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करेंगे और आराम से देखेंगे। आ जाते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के सामान्य रूप क्या हो जाता है। तो द्विघात समीकरण के सामान्य रूप की बात करें, सामान्य रूप, द्विघात समीकरण के सामान्य रूप हो जाते हैं ax² + bx + c और यहाँ बराबर में रख दिए g। तो द्विघात समीकरण के जो है इस तरह के सामान्य रूप देखने में हमें इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पर x लिखे तो x के टर्म में ही नहीं होगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया कि ये x के चर में यदि होता तो इस तरह का ax² + bx + c बराबर में 0, इस रूप का हमें दिखता। अब ये जो है सामान्य रूप तो इस तरह का हो गया, लेकिन द्विघात समीकरण जो है ना, ये दो तरह से व्यक्त किया जाता है, दो तरह से होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। उसको भी देख लेते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण किस प्रकार से दिखता है और मिश्रित जो है वह किस प्रकार से दिखता है, और इसके साथ ही हम लोग करेंगे इसका एग्जाम्पल लेकर के भी देखेंगे कि कैसा होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण के सामान्य रूप है ना, ये हमें दो रूपों में देखने को मिलता है। एक हो जाती है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरी हो जाती है मिश्रित
द्विघात समीकरण। शुद्ध का जो होता है सामान्य रूप की बात कर ले हम लोग, तो ये शुद्ध हमें होता है ax² प्लस c बराबर में 0, या ये ऐसे भी दिखता है ax² बराबर में 0। मिश्रित की बात कर ले तो मिश्रित होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, या ax² प्लस bx प्लस bx बराबर में 0। ये c वाला टर्म नहीं भी हो सकता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ले लिए 3x² प्लस 5 बराबर में 0। इस तरह के लेंगे तो मान लीजिए कि 4x² बराबर में 0। ये एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। शुद्ध, द्विघात समीकरण और मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है कि ये बी भी होता है, ए भी होता है और सी भी होता है, सी नहीं भी हो सकता है। जैसे बात करिए 2x² ले लिए, माइनस का 9x ले लिया और प्लस का 10 ले लिए बराबर में 0, ऐसे भी हो सकता है। या इसकी बात करें तो ले लिए 6x² प्लस 5x बराबर में 0। तो सभी में क्या है, सबसे पहले तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि चर, जो भी चर है ना, उस चर का घात न 2 से कम होना चाहिए और अधिकतम घात जो है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 2 से ज्यादा 3 हो जाता है तो त्रिघात, उसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण हो गया। 2 से कम यानी 1 हो गया तो उसे बोल देंगे कि वह रैखिक समीकरण हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें कोई समीकरण मिले, यदि उसका हमें घात देखना है, सबसे पहले घात, चाहे वह चर x के रूप में हो, चाहे वह चर y के रूप में हो। तो चर x के रूप में है तो x का घात देखना है, y के रूप में है तो y का घात देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए, फिर इसको एक बार मिटाते हैं और आ जाते हैं कि इसके शून्य के बारे में समझते हैं। तो आ जाते हैं द्विघात। अब हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यक क्या होता है। तो शून्यक, या ध्यान दीजिए यहाँ पर शून्यक या इसी को बोलते हैं रूट, या इसी को मूल बोला जाता है। शून्यक बोलिए, रूट बोलिए या मूल बोलिए, सब एक ही बात है। शून्य का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा कि 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर में ले लिए 0। तो शून्यक, यदि हम इस द्विघात समीकरण की शून्यक की बात करें तो शून्यक का मतलब क्या है कि इस x के जो चर में x का वह मान, ये चर संख्या क्या है, इसमें x है, यानी x का वह मान जिसको इसमें रखने पर, इस दर रखे तो इस पूरे के पूरे मान कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो बोल सकते हैं कि शून्यक वह मान होता है जो बहुपद के सभी मानों को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। या समीकरण है तो समीकरण की शून्यक की बात करें, द्विघात समीकरण हो, त्रिघात हो या रैखिक हो, तो जो भी चर के रूप में है तो चर का वह मान जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, ये जैसे यहाँ पर शून्य लिए तो शून्य के बराबर कर देता है, तो उसे ही शून्यक या मूल या रूट कहते हैं। शून्यक, मूल या रूट कहा जाता है। तो यहाँ जैसे ही बात करें, ये चीज हम समझ गए होंगे कि शून्यक क्या होता है। शून्यक समझने में किसी को दिक्कत है कोई, तो वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार और फिर से इसको समझ लीजिए कि शून्य का मतलब क्या है। तो चर का वह मान जो समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, उस पूरे समीकरण के वैल्यू को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे, तो वही कहलाता है उस समीकरण का शून्य कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं शून्य की प्रकृति क्या होती है। शून्यकों की प्रकृति की हम लोग बात करेंगे, फिर आएंगे कि समीकरण
के बनाने के तरीके कितने हैं उसकी बात करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि मूल बोलिए या शून्यक एक ही बात है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में समझते हैं। मूलों की प्रकृति प्रकृति यानी इसका स्वभाव क्या होता है। तो मूलों की प्रकृति कहने का मतलब कि हम लोग इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं, डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तर या विवेचक, विवेचक या विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर, विवेचक या विविक्तर बोला जाता है। तो यहीं से हमें मूल की प्रकृति जो है ना, यहीं से हम लोग पता करते हैं कि मूल की प्रकृति आखिर कैसा होगा। मूल की प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि मूल होंगे तो किस प्रकार के मूल होंगे, या नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे, तो वो चीज के बारे में। तो विवेचक जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसे डी से लिख देते हैं। डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे क्या, जब हम इस d का वैल्यू यदि हमें आ जाता है 0 से बड़ा, d का मान, यहाँ से यदि d का मान निकाले तो d का मान कैसे, तो चलिए एक ले लेते हैं समीकरण। यहाँ पर लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का ले लिए 3 बराबर में कर दीजिए। यहाँ पर बात करें तो a बराबर कितना है, तो a कहाँ होता है, ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होता है, मल्टीप्लाई, जिसे एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और जो अचर संख्या वही क्या हो जाता है, a का मान हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो इसको तो 1 से गुना लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना, कौन सी अचर संख्या है, तो 1 है, तो a का मान आ गया 1। b की बात करें तो b हमें देखिए तो सामान्य रूप में कहाँ दिखता है, तो x जो चर है उसके गुणांक में, तो यहाँ x के चर के गुणांक में कितना है, -3, साइन के साथ लिखना है तो -3 है। और c की बात करें तो c हमारे पास जो अचर संख्या है वो 3 है। अब यहाँ से यदि हम बात करें कि d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब यहाँ से जैसे ही मान इसका पुट करेंगे तो देखिए, तो b के जगह पर कितना है, माइनस में 3 है, तो -3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, -4a का मान कितना है, 1 है, और गुने c का मान कितना है, तो 3 है। तो ये -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 दो बार, तो माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं माइनस, ये 4 तिया 12 आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस में हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब ये जो d का मान है ना, ये बताइए -3 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो माइनस वाला मान है यानी 0 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, ना तो वो प्लस में होता है ना ही वो माइनस में होता है, यानी तो यहाँ मुझे कितना प्राप्त हुआ, -3। ये d का मान कितना है, -3। अब ये -3 जो है क्या 0 से छोटा है या बड़ा है, तो ये 0 से छोटा, नेगेटिव मान 0 से छोटा होता है नेगेटिव वैल्यू, और 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव वैल्यू। यानी जितनी भी धनात्मक संख्या होगी वो 0 से बड़ा होगा, और जितनी भी ऋणात्मक संख्या होगी ना वह 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर d का मान क्या आ गया है, 0 से छोटा आ गया। ठीक, एक और दूसरा लेके समझते हैं कि d का मान ये यहाँ पर क्या है, छोटा है। एक दूसरी बात कर लेते हैं, मान लीजिए ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में ले लिया 2 बराबर में कितना, 0। अब यहाँ से a बराबर, तो a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुना में 1 कुछ नहीं है, तो
b बराबर कितना है, तो b बराबर है -3 और c बराबर कितना है, तो c बराबर है 2। यदि यहाँ से हम d का मान निकालने चले तो d बराबर b² - 4ac, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 2, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 9, ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8। जब d का मान निकाले तो कितना आया, 1 आया, यानी d का मान क्या आया यहाँ पर 0 से, अब 1 प्लस में 1 है तो 0 से क्या है, बड़ा है। तो यदि जब हम d का मान निकालते हैं तो d का मान क्या है, देखिए 0 से बड़ा भी आ सकता है या 0 के बराबर 0 से छोटा भी आ सकता है और 0 के बराबर भी आ सकता है। तो 3 कंडीशन यहाँ से बन जाता है, शून्यकों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशन बन जाता है, या तो d का मान जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में अलग अलग जो है प्रकृति हो जाती है, मूल की अलग अलग प्रकृति हो जाती है। तो पहला हम लोग को याद रखना है क्या चीज, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो हो ये 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होंगे, तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि जब d का मान जो है ये 0 के बराबर आ जाए, जब d का मान 0 के बराबर आ जाए यानी d बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो इस स्थिति में मूल की प्रकृति जो होगी मूल वास्तविक एवं समान मूल होंगे। ये असमान और समान की बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चन लेंगे वहां पर समझ जाएंगे कि समान और असमान का मतलब क्या है। तो मूल द्विघात किसी भी समीकरण हो या बहुपद हो तो जितनी उसकी घात होती है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक भी होता है। तो यहाँ से मूल जो होंगे, 2 मूल निकलेंगे, वो दोनों मूल दोनों अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे, दोनों क्या होगा, अलग अलग। जब d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। दूसरी कंडीशन है जब d जो है 0 के बराबर आ जाए, यानी d का मान यदि 0 आ जाता है तो ऐसे स्थिति में जो है ना मूल वास्तविक तो होंगे, मूल निकलेगा, लेकिन दोनों का दोनों मूल द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो दोनों का दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, एक ही जैसा होगा। तीसरा स्थिति क्या बनेगा, तो तीसरा स्थिति कि d का मान जैसे हम लोग इसमें देखे हैं कि -3 और ये क्या है, 0 से छोटा है, तो जब d का मान जो होगा ये 0 से छोटा होगा यानी 0 बड़ा बन जाएगा, ऐसी स्थिति में मूल जो है काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक मतलब कोई मूल नहीं होगा, काल्पनिक होगा, मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, अर्थात कोई मूल नहीं निकलेगा। तो ये 3 कंडीशन मूल की प्रकृति जो हो जाती है ये 3 हो जाती है कि जब विविक्तर का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाएगा कि 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और 2 असमान मूल होंगे। दूसरी बात है कि d का मान यदि 0 के बराबर यानी d बराबर 0 आ जाए, d बराबर 0 आ जाए तो मूल जो है वास्तविक होंगे और दोनों का दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तीसरी स्थिति हो जाती है कि जब d का मान 0 से छोटा पड़ जाएगा यानी छोटा हो जाएगा तो इस कंडीशन में मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो ये 3 बातें हम लोग को याद रखना है और फिर इसके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को समझना है अब कि द्विघात समीकरण को जो है हम लोग 3 मेथड से इसको क्या करते हैं, 3 मेथड का अप्लाई करके हल करते हैं यानी मूल ज्ञात करते हैं। जो मूल जो है द्विघात समीकरण है तो अधिकतम जिसके जितने घात होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इसको जो निकालने के इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं।
तो आगे हम लोग समझते हैं कि इसको द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग 3 विधि का अप्लाई करते हैं, 3 तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे पहली विधि आ जाती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। नंबर 2 हो जाता है वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि। इस विधि का श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला दिया था -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। तो आगे जब विधि पर रहेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे। दूसरी विधि हो जाती है वर्गमूल विधि, और तीसरी विधि जो है ये है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि का अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं और उसकी जो मूल होता है मूल को निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गुणनखंड विधि कैसे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, तीनों विधि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि गुणनखंड विधि। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे द्विघात बहुपद को, द्विघात समीकरण को बनाते हैं। मिटा दे इसको, चलिए। तो आइए देखते हैं हम लोग अब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे बनाते हैं। गुणनखंड विधि। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ले गया x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर में 0। ये समीकरण ले लिया। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम कैसे पहचानेंगे कौन सा समीकरण, तो चर x के रूप में, और चर का यहाँ पर घात 1 भी है, कुछ नहीं है तो 1 भी है, और हम यहाँ पर अधिकतम देख रहे हैं तो अधिकतम कितना है, 2 है। तो ये क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण, बराबर में 0 है, समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ से हमें x का 2 मान निकालना है, यानी इस शून्यक निकालने का मतलब क्या है, ये x का 2 वैल्यू निकलेगा, जो इस पूरे समीकरण को क्या कर देगा, इसमें x का मान रख दीजिए, तो इस पूरे के पूरे मान को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से पहले सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कौन सा पद की बात कर रहे थे, इसमें पद कितने हैं, तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, और इसमें ये तृतीय। कुल मिला के इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात कि प्रथम पद को गुणा करना है हमें तृतीय पद से। प्रथम पद को तृतीय पद के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अर्थात प्रथम पद, यहाँ पर हम लोग अभी सामान्य रूप की बात कर लेते हैं, तो ये ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है द्विघात समीकरण, यही होता है। अब यहाँ पर प्रथम पद कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ प्रथम पद के जगह पर a, यानी a, और तृतीय पद पे क्या है, c, इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पद x के गुना में कितना है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, गुण तृतीय पद पे कितना है, तो तृतीय पद पे 2 है। जब इसको गुना करेंगे तो 1 गुने 2 आ गया। अब इसके बाद सेकंड टर्म, ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट है, इसको पहली स्टेप में हमें ये करना है कि प्रथम पद को तृतीय पद से क्या करेंगे, गुना करना है। दूसरा स्टेप जो हम लोग करेंगे, ये दूसरे स्टेप में, जो प्रथम स्टेप में ये 2 किए हैं ना, तो ये दूसरी वाली जो पद है, यानी द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद, इस द्वितीय पद को हमें 2 भागों में बांट देना है। इस द्वितीय पद को क्या करना है, हमें 2 भागों में बांट देना है। 2 भागों में कैसे बांट देना है, तो 2 भागों में इस प्रकार से बांटना है। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस द्वितीय पद है क्या मेरा, तो माइनस में 3x है। अब इस -3x को हमें 2 जगह बांट कर रखना है। बांट करके ऐसा रखना है कि उस दोनों को जोड़ दे या घटा दे, जोड़ दे या घटा दे, तो कितना आ जाना चाहिए, -3x आ जाना चाहिए। लेकिन
वही 3x, x को छोड़ दीजिए, माइनस में कितना आना चाहिए 3, सीधा सीधा समझिए, माइनस में 3 आना चाहिए। और उसी जोड़ने या घटाने पर ये खुद जो है वो आ जाना चाहिए। लेकिन उसी दोनों को गुना करें तो ये पहले ही गुने जो तीसरी किए थे प्लस में 2, ये आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैसे लिखे, तो इस 2 को जो है ना, 2 को फैक्टर तोड़ लीजिए। 2 का जब तोड़ेंगे तो कितना से लगेगा, ये 2 से लगेगा, 2 एका 2। अब इसको देखिए, एक चीज हमें प्राप्त हुआ कितना 2, और दूसरी चीज है 1। गुना करने पर क्या 2 और 1 को करेंगे तो गुना करने पर 2 आ जाएगा। अब इसी दोनों को हमें जोड़ना है या घटा करके कितना लाना है -3। तो 2 और 1, इसको यदि इसके पीछे माइनस लगा दीजिए, इसके पीछे भी माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा -2 और -1 जुड़ के माइनस में 3 आ जाएगा। इसी दोनों को गुना कर लीजिए तो -2 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एका 2 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं। अब आ जाते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या किए हैं, पहला टर्म जैसे है x² को x² माइनस इस 3x को 3x ना लिख करके क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2x और -1 गुना x यानी -x, इस 3x के बदले में हम लोग लिख लिए माइनस का 2x और माइनस में x, और ये जो तीसरा पद है ना, ऐसे 0 प्लस में वह तीसरा पद वैसे सेम उठा दें। अब हमें ये कितने टर्म में हो गया, 1 2 3 4 टर्म। अब ये 4 टर्म में क्या करना है, हमें 2 भागों में इसको बांट लेना है, 4 को आधा 2 2 कर देना है। तो इस एक बार इस दोनों को लेके चलना है, एक बार इस दोनों को लेके चलना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, इस दोनों में भी कॉमन ढूंढेंगे और इस दोनों में भी क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कहने का मतलब क्या है, जरा यहाँ ध्यान किए कि x² और हमें इस -2x, इस दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो कोई संख्या को देखिए, यानी अचर संख्या को, क्या दोनों में कोई अचर संख्या कॉमन है, तो पहली में 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है। दोनों में कॉमन क्या, बहुत से बहुत क्या हो सकता है, 1 कॉमन हो सकता है। तो 1 नहीं लेना है। यहाँ देखिए इस x², अब ध्यान देना है कि इस x² को क्या हम x गुने x लिख दे, तो क्या दिक्कत है इसको, ये x का पावर 2, पावर 2 का मतलब ये गुना में 2 रहा होगा, इसलिए इसको गुना करने पर कितना आया है, पावर में 2 आया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि इस -2x को क्या -2 और गुने x लिख दे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कॉमन ढूंढ रहे, तो जरा देखिए कि इसमें 1 पीस x और एक में इसमें भी 1 पीस x, दोनों में हमें 1 पीस x मिल रहा है, बस यही तो कॉमन है। इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालें। तो कॉमन क्या निकाल लिए, इसमें से हम लोग ने क्या किया, x निकाल लिया, यानी दोनों में से देखिए x को हटा लिया। तो x को जरा हटाए तो देखिए, तो इस यहाँ पर कितना बचा है, तो x बचा है, तो यहाँ लिख लीजिए x। और यहाँ कितना बचा है, तो -2 बचा है, ठीक। अब तो इसमें कॉमन आ गया। देखिए कॉमन का मतलब क्या है, इस चीज को फिर से गुना करिए, यही आ जाएगा। x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो 2 में आ गया। अब आगे वाला में हमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है, तो देखिए अब यहाँ पर हमें यहाँ पर माइनस या प्लस दोनों में से कोई एक साइन कॉमन लेना होगा, ठीक। तो ये कैसे लेंगे, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ का साइन ध्यान दीजिए, कहाँ बोल रहे हैं, यहाँ का साइन और यहाँ का साइन यदि समान है, यदि दोनों जगह का साइन क्या है, समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कॉमन लेंगे। दोनों जगह समान है, कहाँ पर, यहाँ का साइन और ये वाली साइन यदि समान है तो पॉजिटिव कॉमन लेना है। यदि विपरीत है यानी अलग है, विपरीत है तो हम लोग निगेटिव कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन लेंगे। यदि समान है तो पॉजिटिव कॉमन लेना है और विपरीत है तो निगेटिव कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए तो क्या है, यहाँ पर यहाँ रहा माइनस और यहाँ रहा प्लस, क्या समान है कि विपरीत है, तो विपरीत है। अब विपरीत है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। और माइनस कॉमन लेने के बाद हमें इस x और 2 में कोई कॉमन ढूंढना है, तो x है
और यहाँ पर क्या है 2 में कोई चीज़ कॉमन ढूंढना है। तो x एक चर संख्या है और 2 एक अचर संख्या, दोनों में क्या हो सकता है, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं हम इसको, x को 1 गुने x और इधर भी 2 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 2। बस दोनों में क्या है एक कॉमन है, तो क्या किया यहाँ पर एक कॉमन निकाले, दोनों में से क्या हो गया एक निकल गया। तो इधर बचा x और इधर में बचा कितना प्लस में 2, बराबर प्लस में 2 नहीं माइनस का 2, बराबर में कितना आ जाएगा तो 0। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक बार ये दोनों ब्रैकेट वाली लेके चलनी है और एक बार ये ब्रैकेट से बाहर वाली। तो ब्रैकेट से बाहर वाली कितनी है x माइनस 1 है और ये दोनों एक बार लिखना है तो x माइनस 2, बराबर में क्या है 0। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि इस दोनों में मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू 3 बराबर कितना आया 6, यहाँ लिखे 5 इंटू 2 बराबर कितना आया 10, यहाँ पर लिखे 6 इंटू 2 यहाँ कितना है 2, यहाँ पर लिखे 7 इंटू 0 बराबर में 0 या 0 इंटू 7 बराबर में 0। तो यहाँ दो चीज़ देखिए, यहाँ एक ये है और ये दूसरी, मान लीजिए कि ये टर्म ये है ये वाली है और ये टर्म ये वाली, इस दोनों में से ये बराबर 0 कब होगा, ये बराबर 0 कब होगा, या तो ये 0 रहा होगा या नहीं तो ये 0 रहा होगा, तो या दोनों 0 रहा होगा तो जा करके क्या हो सकता है ये शून्य प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 रहा होगा, तो ये 0 यदि रहा होगा तो x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से जब x का मान निकलेगा तो ये माइनस में 1 है तो क्या चीज में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी यहाँ से एक मानिए। अब यदि मान लेते हैं कि ये 0 ना होकर के ये 0 था तो x माइनस 2 इसके बराबर ले लिए 0, अब ये x और ये माइनस का साइन है तो इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस के साइन के साथ जाएगा और ये प्लस में 2 हो जाएगा। यही जो 2 निकली है देखिए x का मान 2 वास्तविक मान है, ये क्या है 2 वास्तविक है, लिखे थे ना जब d का मान क्या आ जाएगा 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और 2 असमान होंगे, तो यहीं पर लिखा इसको मूल को हम लोग लिख देते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर 1 लिख लीजिए और बीटा बराबर 2, यही हम लोग का मूल हो गया, यानी ये x का मान 1 या 2